हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स से। जिन स्टूडेंट्स के पास कॉस्ट अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस को, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि आखिर कौन से चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चन आता है और कौन से चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। तो सारी बातों को बहुत अच्छे से आज हम समझेंगे कि आखिर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, चाहे किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में हो, अगर आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट है, फिर चाहे वो आपके सेकंड सेमेस्टर में हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर में हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर में हो, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर में हो, किसी भी सेमेस्टर में, किसी भी ईयर में अगर आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, तो इस वीडियो के अंदर हम आपके ही सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। तो अगर हम बात करें हमारे चैप्टर नंबर 1 की, तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास आता है वो आता है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर के अंदर ये देखना है कि आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है। इस सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी यहाँ पर जो है हम अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन किस चीज़ की अकाउंटिंग करते हैं? कॉस्ट की अकाउंटिंग करते हैं। हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, लेट सपोज हम जो है पेन का ही बिजनेस कर रहे हैं, हम जो है पेन बनाते हैं, हम पेन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो एक पेन के अंदर कितनी सारी चीज़ें लगती हैं। अगर हम पेन की कॉस्ट निकालें, लेट सपोज हमारे लिए पेन की कॉस्ट पड़ रही है 7 रुपये पर यूनिट। हम 7 रुपये में पेन बनाते हैं और 10 रुपये में पेन को बेच देते हैं। पेन की कॉस्ट हमारे लिए 7 रुपये है और पेन को हम सेल कर देते हैं कितने में? 10 रुपये में। तो 3 रुपये हमारा पर यूनिट प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर बात 10 रुपये की नहीं हो रही, बात हो रही है इस 7 रुपये की, कि ये जो कॉस्ट आपको 7 रुपये पड़ी, ये आपने कैसे निकाली। इस पेन के 7 रुपये की कॉस्ट के अंदर हमारी क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी। इस 7 रुपये के अंदर जो है पेन के ऊपर यूज होने वाला प्लास्टिक होगा, ऊपर जो रिफिल लगती है वो होगी, पेन की इंक होगी, जो निब लगती है वो होगी। तो इस तरीके से कई सारी कॉस्ट हो सकती हैं। जिस फैक्ट्री के अंदर ये पेन बन रहा है, उस फैक्ट्री का जो रेंट होगा वो भी होगा, उस फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी हो सकती है, उस फैक्ट्री के अंदर जो मशीन यूज हो रही है, जिस मशीन से ये पेन बन रहा है, उस मशीन की अपनी कॉस्ट हो सकती है, उस मशीन के अंदर यूज होने वाले ऑयल की कॉस्ट होगी, उस मशीन के मेंटेनेंस की कॉस्ट होगी, फैक्ट्री के अंदर जो साफ सफाई होती है उसकी कॉस्ट होगी। तो एक सिंगल यूनिट प्रोडक्ट के अंदर कई सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं। आपने तो देख लिया कि आपको ये पेन 7 रुपये का पड़ा और आपने इसे 10 रुपये में बेच दिया। तो आखिर ये पेन 7 रुपये का कैसे पड़ा? इस 7 रुपये की पेन की कॉस्ट के अंदर आखिर कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व है, इसको हमें चेक करना होता है। तो ये 7 रुपये की कॉस्ट निकालने में हमें मदद करता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हर चीज़ की कॉस्ट बताता है। लेट सपोज आपने जो है गारमेंट्स का बिजनेस शुरू करा, आपने जो है शर्ट पैंट बेचना शुरू करा। तो शर्ट पैंट आपने सेल करी, आपको शर्ट पड़ी 200 रुपये की, आपने बेच दी आगे 300 रुपये में, तो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब बात 300 रुपये की नहीं है, बात है कि आखिर आपको ये शर्ट की कॉस्ट 200 रुपये कैसे पड़ी। बात है इस 200 रुपये की, 200 रुपये की कॉस्ट की। आपको कैसे पता चला कि एक सिंगल शर्ट की कॉस्ट आपके लिए 200 रुपये है? ये कॉस्ट आपने कैसे निकाली? कैसे निकाली होगी? कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से निकाली होगी। कोई भी सामान, लेट सपोज आप जो है मोबाइल सेल करने का बिजनेस करते हो, आपकी मोबाइल की शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की शॉप है, किसी भी चीज़ की शॉप हो सकती है, किसी भी चीज़ का बिजनेस हो सकता है। तो उस बिजनेस के अंदर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट आप कैसे निकाल रहे हो, कैसे आप पता लगा रहे हो कि आपके लिए इस प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी है, उसके बाद आप इसको इतने रुपए में सेल करोगे तो आपको इतने का प्रॉफिट हो जाएगा। ये बात आपको कैसे पता चल रही है? खासकर कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, लेट सपोज आप शर्ट पैंट बना रहे हो, आप बना बुना नहीं खरीद रहे हो, बल्कि आप बना रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो शर्ट पैंट की। तो वहां पर तो बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती हैं। आप जो है किसी फैक्ट्री में शर्ट बनाओगे तो आपकी फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री का रेंट होगा, मशीनरी की कॉस्ट होगी, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, मशीनरी का इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, मशीनरी की मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, फैक्ट्री के अंदर साफ सफाई का खर्चा आएगा, फैक्ट्री के बाहर सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा, सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा, कई सारी छोटी बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। तो जब बात आती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, तो वहां पर कॉस्ट को कैलकुलेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग आपको काफी मदद करती है कॉस्ट पर यूनिट निकालने में। आखिर एक यूनिट की, एक सिंगल यूनिट की कॉस्ट हमारी कितनी है, ये पता लगाने में कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बहुत हेल्प करती है। तो पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम कॉस्ट निकालना सीखते हैं कि आखिर पर यूनिट कॉस्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट की कॉस्ट हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हेल्प करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ट्रेडिंग बिजनेस में भी मदद करती है। अगर मान लो आप जो है शर्ट पैंट बेचते हो, आपकी जो है रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, आप जो है होलसेलर से शर्ट पैंट खरीदते हो और उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसको आगे सेल कर देते हो, तो इस केस में भी कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी मदद करेगी। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बताएगी कि आप किस तरीके से अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हो, आखिर किस तरीके से आप इफेक्टिवली अपने बिजनेस को चला सकते हो,
किस तरीके से आप अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। कॉस्ट कटिंग का मतलब होता है बिजनेस के अंदर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, फालतू की कॉस्ट लग रही है, उसको आप किस तरीके से बचा सकते हो और किस तरीके से अपना पैसा सेव कर सकते हो। तो बिजनेस का सबसे मेन पर्पस यही होता है कि किसी भी तरीके से आपकी कॉस्ट मिनिमम हो जाए, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े और आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी मिनिमम हो जाए। तो बस यही काम करने में कॉस्ट अकाउंटिंग हमें मदद करता है। तो पहला चैप्टर हो गया हमारा इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अंदर हम कॉस्ट अकाउंटिंग को समझते हैं कि आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से दोनों अलग होते हैं, ये सारी बातें हम इसके अंदर समझते हैं। उसके बाद सेकंड चैप्टर आता है हमारा अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कॉस्ट। इसके अंदर हम मटेरियल कॉस्ट निकालते हैं। लेट सपोज हम पेन बना रहे थे, हमारा पेन वाला एग्जांपल, तो हम पेन बना रहे थे, तो पेन बनाने में कई सारा मटेरियल यूज होता है, प्लास्टिक यूज होता है, पेन की रिफिल यूज होती है, इंक यूज होती है, निब यूज होती है, कई सारी चीजें यूज होती है। तो वो सब क्या है, वो सब हमारा मटेरियल है। तो मटेरियल की कॉस्ट को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से मटेरियल की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। अगर मान लो आप पर डे 1000 पेन बनाते हो, तो 1000 पेन की पर डे की मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी, तो इसको कैलकुलेट करना और मैनेज करना सिखाता है हमारा सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कॉस्ट। ये बात करेगा स्पेसिफिकली मटेरियल की, प्रोडक्ट के अंदर जो मटेरियल यूज होता है उसके बारे में ये बात करता है। उसके बाद बात आती है अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट। ये बात करता है एम्प्लॉयज की, लेबर की, वर्कर्स की। पेन बना रहे हो तो फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स काम करेंगे, लेबर्स काम करेंगे, तो लेबर को आखिर पर पेन बनाने की लेबर कॉस्ट कितनी जा रही है। लेबर जो है हर दिन 1000 पेन बना रहे हैं, 1000 पेन पर डे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो 1000 पेन बनाने की लेबर कॉस्ट कितनी जा रही है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। आखिर हम वर्कर्स को कितना पैसा दे रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे। साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि एक पेन बनाने में हमारी लेबर की कॉस्ट कितनी जा रही है, 1 यूनिट, एक यूनिट पेन बनाने में हमारी लेबर की कितनी कॉस्ट जा रही है, ये भी हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद बात आती है अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब होता है मटेरियल और लेबर के अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारी बच जाती हैं उसको हम ओवरहेड कॉस्ट बोलते हैं। ओवरहेड कॉस्ट का मतलब हो गया फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री का लाइटिंग का खर्चा, मशीन का डेप्रीशिएशन, जो मशीन यूज होगी पेन बनाने में उसका डेप्रीशिएशन, मशीन के अंदर यूज होने वाला ऑयल, फैक्ट्री के साफ सफाई का खर्चा, ये सब हमारा ओवरहेड कॉस्ट आता है, यानी वो खर्चा जो बिजनेस चलाने में मदद करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है कॉस्ट शीट, जिसको हम यूनिट कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं, आउटपुट कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। कॉस्ट शीट के अंदर हम एक शीट बनाते हैं, इस शीट के अंदर हम लिखते हैं कि आखिर हमारी मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगी, हमारी लेबर की कॉस्ट कितनी लगी और हमारे ओवरहेड्स कितने लगे। इन तीनों चीज़ों को हम देखते हैं। मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर हमने पढ़ लिया, लेबर कॉस्ट का चैप्टर हमने पढ़ लिया और ओवरहेड का चैप्टर हमने पढ़ लिया। ये 3 चैप्टर हम पढ़ चुके होंगे। उसके बाद हम देखेंगे कॉस्ट शीट का चैप्टर। तो 1000 पेन बनाने में लेट सपोज हमारा 1 लाख की मटेरियल कॉस्ट लगी, 50,000 की हमारी लेबर कॉस्ट लगी और 30,000 की हमारी ओवरहेड कॉस्ट लगी। टोटल जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है हमारी 1,80,000। किसकी कॉस्ट है ये, 1000 पेन बनाने की कॉस्ट है 1,80,000। इस तरीके से हम एक शीट बनाएंगे जिसके अंदर हम इन सभी खर्चों की लिस्ट बनाते हैं। तो 5th चैप्टर हमें कॉस्ट शीट बनाना सिखाता है। उसके बाद 6th चैप्टर आता है हमारा जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग जो है स्पेसिफिकली वही बिजनेस करते हैं जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे काम करते हैं। लेट सपोज एक पर्सन है, इसका जो है एक होटल है, इसके होटल में 100 कमरे हैं, 100 रूम्स हैं इसके होटल में। ये इसका होटल है जिसके अंदर 100 रूम्स है। ये चाहता है कि अपने होटल के हर एक रूम में अलग अलग तरीके का डाइनिंग टेबल लगाए। ये जो है चाहता है कि 25 रूम्स में मैं अलग टाइप का डाइनिंग टेबल लगाऊं, 25 रूम्स में मैं अलग तरीके का लगाऊं। उस तरीके से इसने 25 के 4 सेट बना लिए और ये चाह रहा है कि इन 25 के चारों सेट में अलग अलग तरीके के डाइनिंग टेबल लगे। तो ये अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे डाइनिंग टेबल बनवाना चाहता है। तो ये जाता है फर्नीचर की शॉप पे, यहाँ जाकर जो है इस फर्नीचर शॉप पे जाकर बोलता है कि मुझे जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाइनिंग टेबल चाहिए, जैसे मैं कह रहा हूँ उस तरीके से डिजाइन कर दो। तो ये जो फर्नीचर वाला होगा ये कहेगा ठीक है, आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दो, किस तरीके से किस डिजाइन का आपको डाइनिंग टेबल चाहिए, उसी डिजाइन से हम बना लेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है फर्नीचर बिजनेस की। ये जो फर्नीचर की शॉप वाला पर्सन होगा, ये जो फर्नीचर शॉप है ये करेगी जॉब कॉस्टिंग। यहाँ पर ये नॉर्मल डाइनिंग टेबल नहीं बना रही, बल्कि कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट पे डाइनिंग टेबल को कस्टमाइज कर रही है। जैसा कस्टमर कह रहा है उस हिसाब से डाइनिंग टेबल तैयार करके दे रही है। ये फर्नीचर शॉप जो है 100 डाइनिंग टेबल बनाएगी। इस 100 डाइनिंग टेबल की कॉस्टिंग जो करी जाएगी वो जॉब कॉस्टिंग के हिसाब से करी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल से हटकर यूनिक तरीके से डाइनिंग टेबल बनवाया जा रहा है। कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे डाइनिंग टेबल बनवाया जा रहा है, यानी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने वाली है। नॉर्मल फर्नीचर, नॉर्मल डाइनिंग टेबल के कंपैरिजन में कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पर लगने वाली है। तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट को कैलकुलेट किस तरीके से करा जाएगा, जॉब कॉस्टिंग के मेथड से कैलकुलेट करा जाएगा। तो जॉब कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट उन बिजनेसेस के अंदर यूज होता है जहाँ पर अलग अलग कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करा जाता है। जैसे कि केटरिंग बिजनेस के अंदर हर अलग अलग इवेंट के हिसाब से, हर अलग अलग कस्टमर के हिसाब से अलग अलग तरीके के ऑर्डर लिए जाते हैं। प्रिंटिंग शॉप हो गया, अगर आपका प्रिंटिंग का बिजनेस है तो अलग अलग कस्टमर जो है अपने हिसाब से पैम्पलेट्स प्रिंट करवाएंगे। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन की अगर आपकी शॉप है
तो उस केस में क्या होगा, कस्टमर की स्पेसिफिक प्रॉब्लम के हिसाब से, जो कस्टमर की प्रॉब्लम होगी, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से आपको हर कस्टमर के लिए अलग अलग काम करना पड़ेगा। तो जो भी बिजनेस कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे काम करता है, अलग अलग कस्टमर अलग अलग रिक्वायरमेंट्स देते हैं, उसके हिसाब से जो बिजनेस काम करते हैं वो बिजनेस जो है अपने कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए जॉब कॉस्टिंग के चैप्टर को यूज़ करते हैं। तो समझ में आ रही है बात। उसके बाद बात आती है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग यूज़ होती है जनरली फार्मास्यूटिकल कंपनीज के केस में, जहाँ पर जो है ये लोग अलग अलग तरीके के मेडिसिन बनाते हैं। लेट सपोज एक कंपनी है जो मेडिसिन बनाती है, 10 तरीके के अलग अलग मेडिसिन बनाती है, तो ये क्या करेगी, ये बैच बनाएगी। हर मेडिसिन अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ होगी, कोई सिर दर्द के लिए यूज़ होगी, कोई बुखार के लिए यूज़ होगी, कोई जो है हाथ दर्द के लिए, कोई पैर दर्द के लिए, कोई पेट दर्द के लिए, अलग अलग तरीके की मेडिसिन अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होगी। तो लेट सपोज सिर दर्द के लिए यूज़ होने वाली मेडिसिन का ये बैच बनाएगी कि हम जो है सिर दर्द के लिए एक मंथ में 50,000 मेडिसिन का बैच बनाएंगे। बैच का मतलब है ये जो है सिमिलर तरीके की मेडिसिन होगी, 50,000 मेडिसिन जो कि सिर दर्द के लिए बनाई जा रही हैं, इनका एक सिंगल बैच हो गया। इनको बनाने का सेम प्रोसेस होगा, सेम तरीके से ही बनाई जाएंगी, बिल्कुल सेम तरीके से। उसके बाद लेट सपोज पेट दर्द के लिए ये मेडिसिन बना रही है, इस कंपनी ने डिसाइड करा है कि हम जो है 10,000 मेडिसिन बनाएंगे पर मंथ में जो पेट दर्द के लिए होगी। तो ये 10,000 का एक बैच हो गया जिसके अंदर ये सेम तरीके की मेडिसिन बना रहे हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा इनको बनाने का। तो यहाँ पर इस तरीके से ये 10 अलग अलग तरीके की अलग अलग चीज़ों में यूज़ होने वाली मेडिसिन बनाएंगे और हर मेडिसिन का अपना अलग से बैच होगा। तो हर बैच की कॉस्टिंग अलग अलग हिसाब से होगी, अलग अलग तरीके से होगी। तो ये लोग यूज़ करते हैं बैच कॉस्टिंग। उसके बाद बात आती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज़ करी जाती है वहाँ पर जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में कई साल लगेंगे, 3, 4, 5 साल लगेंगे। जनरली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज़ करी जाती है कंस्ट्रक्शन वर्क में। कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। लेट सपोज किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिला कि उसे एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग तैयार होगी 2-3 साल में। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर 2-3 साल लगेंगे। जनरली कंस्ट्रक्शन के काम में 3-4 साल लग ही जाते हैं। कोई ब्रिज बनाना है, कोई फ्लाईओवर बनाना है, तो 3-4 साल तो लग ही जाएंगे। रोड बनानी है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्टर। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से अपनी कॉस्ट निकालते हैं। उसके बाद बात आती है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ होती है ऐसे बिजनेस के अंदर जहाँ पर एक प्रोडक्ट जो है 2-3 अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरता है। लेट सपोज कोई जूस कंपनी है, वो जो है ऑरेंज जूस बना रही है, तो ऑरेंज जूस जब बनाया जाएगा तो वो 3 प्रोसेस से होकर निकलेगा। पहला प्रोसेस कि ऑरेंज को जो है धोया जाएगा, वॉश करा जाएगा, उसके बाद उसको पील करा जाएगा, पीलिंग होगी, उसको छीला जाएगा। तो ये सब काम किस में होगा, मशीन में होगा। तो पहला प्रोसेस है कि उसको वॉश करा जाएगा, उसके बाद उसको पील करा जाएगा। तो ये सब काम एक मशीन के अंदर हो रहा है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस आ रहा है कि उसका जूस निकाला जाएगा, उसको जो है मशीन में डाला जाएगा, फिर उससे जूस निकलेगा। तो ये होगा सेकंड प्रोसेस। उसके बाद थर्ड प्रोसेस आएगा कि उस जूस को जो है बॉटल में पैक करा जाएगा। तो ये होगा तीसरा प्रोसेस, बॉटल में उसकी पैकिंग करी जाएगी। तो एक जूस बनाना है, लेकिन कितने प्रोसेस से निकल रहा है, ये प्रोडक्ट जो है 3 प्रोसेस से होकर निकल रहा है। तो एक प्रोसेस जो है दूसरे प्रोसेस को मदद कर रहा है। एक प्रोसेस में थोड़ा काम हो रहा है, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है दूसरे प्रोसेस में चले जा रहा है, फिर दूसरे प्रोसेस में थोड़ा काम हो रहा है, फिर वो प्रोडक्ट जो है तीसरे प्रोसेस में चले जा रहा है, और फाइनली तीसरे प्रोसेस से निकलकर प्रोडक्ट जो है कंप्लीट हो जा रहा है, फिनिश हो जा रहा है। तो इस तरीके से जो है कोई भी प्रोडक्ट 3 प्रोसेस से होकर गुजर सकता है, 4 प्रोसेस से होकर निकल सकता है। तो वो तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो प्रोसेस कॉस्टिंग जो है उस बिजनेस के अंदर यूज करी जाती है जहां पर जो है एक से ज्यादा प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके बाद बात आती है जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब होता है मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट का क्या मतलब है, लेट सपोज दूध को जो है, मिल्क को जो है प्रोसेसिंग प्लांट में डाला जा रहा है। जब दूध की प्रोसेसिंग होती है ना, तो वो किस तरीके से होती है, सबसे पहले फार्मर से दूध को लाया जाता है, उसके बाद उसको मशीन में डाला जाता है। उस दूध में से जो है बटर मिल्क निकलता है, जो छाछ होती है उसे बोलते हैं बटर मिल्क। उसके बाद उसी दूध के प्रोसेस में से क्रीम निकलती है और फाइनली मिल्क निकलता है। एक दूध की प्रोसेसिंग में भी ये 3 चीजें निकल के आती हैं, जो क्रीम होती है और मिल्क होता है। इसको बोलते हैं मेन प्रोडक्ट या जॉइंट प्रोडक्ट। इनका प्राइस लगभग सेम होता है, ये सामान महंगा होता है, इसको हम मेन प्रोडक्ट बोल सकते हैं। जबकि जो बटर मिल्क होता है ना, ये होता है बाय प्रोडक्ट, ये बिकता है कम प्राइस पे। आप बोल सकते हो कि मिल्क के प्रोसेसिंग में से जो वेस्टेज निकला ना, उसे बोलते हैं बटर मिल्क। एक्चुअल में ये वेस्टेज नहीं है, इसका भी यूज करा जाता है, इसको भी हम यूज करते हैं, ये भी मार्केट में सेल होता है, लेकिन उतने प्राइस में सेल नहीं होता जितने प्राइस में क्रीम और मिल्क सेल होता है। तो समझ में आ रही है बात। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनके प्रोसेसिंग में कुछ मेन प्रोडक्ट निकलता है और कुछ बाय प्रोडक्ट निकलता है। उसके बाद बात होती है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को ही हम सर्विस कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज होती है ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में। लेट सपोज किसी का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, उसके पास 15-20 बसें हैं, ऑटो रिक्शा वाले जो होते हैं वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है पर किलोमीटर पर पैसेंजर कॉस्ट निकालते हैं। एयरलाइंस वाले जो होते हैं वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। हॉस्पिटल ये भी सर्विस दे रहे हैं, तो जो भी सर्विस बिजनेस करता है वो सब सर्विस कॉस्टिंग का इस्तेमाल करता है, यानी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का इस्तेमाल करता है। हॉस्पिटल वाले पता लगाते हैं कि पर घंटे पर पेशेंट की कॉस्ट कितनी निकल के आएगी, उस हिसाब से वो बिल चार्ज करते हैं। बस वाले पता लगाते हैं कि आखिर पर किलोमीटर पर पैसेंजर कॉस्ट कितनी होगी, तो ये इस हिसाब से जो है बस की टिकट का प्राइस निकालते हैं।
तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज होती है ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के अंदर या फिर जो है सर्विस सेक्टर में, सर्विस बिजनेस के अंदर। उसके बाद बात आती है इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल सिस्टम। इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल सिस्टम अकाउंटिंग करने का सिर्फ एक सिस्टम है। इंटीग्रल सिस्टम के अंदर क्या होता है, हम कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक सिंगल बुक बनाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कंबाइंड बुक बनती है, अलग अलग अकाउंट्स नहीं बनाए जाते। जबकि नॉन इंटीग्रल सिस्टम के अंदर जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे, यानी दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग करी जाएगी। अगर नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, कई बार फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक्स के अंदर अलग प्रॉफिट आ जाता है और कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स के अंदर अलग प्रॉफिट आ जाता है। सेम ईयर के अंदर ही कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स में अलग प्रॉफिट आ रहा है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक्स के अंदर अलग प्रॉफिट आ रहा है। तो दोनों के प्रॉफिट को मैच करने के लिए कि आखिर दोनों का प्रॉफिट अलग क्यों आ रहा है, पता लगाने के लिए आखिर इनका डिफरेंस क्या है, क्या रीजन है इस प्रॉफिट के डिफरेंस आने का, उसके लिए हम जो चैप्टर पढ़ते हैं वो आता है हमारा रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। यहाँ पर हम रिकंसाइल करते हैं, यानी पता लगाते हैं कि आखिर हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस क्या है। तो ये यूज होता है नॉन इंटीग्रल सिस्टम के अंदर। उसके बाद बात आती है मार्जिनल कॉस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये जो है ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर भी यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर भी यूज होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लेट सपोज आपका जो है गारमेंट्स का बिजनेस है, आप जो है एक शर्ट बेचते हो 500 रुपये में, 500 रुपये पर शर्ट आप बेचते हो, सेल करते हो। आप शर्ट बेच रहे हो, साथ के साथ आप शर्ट जो है बनाते हो, शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो। मैन्युफैक्चरिंग में आपको शर्ट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 400 रुपये। आप इसको बेच रहे हो 100 रुपये प्रॉफिट ऐड करके 500 रुपये में। आप जो है पर डे बनाते हो 10,000 शर्ट, कितने रुपए में, 400 रुपये पर शर्ट आपको कॉस्ट पड़ती है। और एक कस्टमर आपके पास आके कह रहा है कि मेरे लिए 100 शर्ट बना दो, 300 रुपये पर शर्ट मैं पे कर दूंगा। तो मुझे ये बताओ, जब आपकी कॉस्ट 400 रुपये पड़ रही है तो क्या आप इस कस्टमर के लिए 300 रुपये पर शर्ट के हिसाब से 100 शर्ट बना दोगे? क्या आप इसका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लोगे? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, 100 शर्ट पे हमें 100 रुपये पर शर्ट का लॉस हो जाएगा, हम ऐसा क्यों करेंगे, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। तो जब तक आपने मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर नहीं पढ़ाया ना, तब तक आप बिल्कुल ऐसा बोल सकते हो कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जो है इस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ लोगे ना, उसके बाद आप कहोगे कि हम इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम इस कस्टमर के 100 शर्ट के ऑर्डर को एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, वो भी 300 रुपये प्राइस के हिसाब से, तो भी हमें प्रॉफिट होने वाला है। ये बात आपको कब समझ में आएगी, जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ लोगे। उससे पहले तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पर तो मेरा लॉस हो रहा है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर पढ़ने के बाद आपको इसके अंदर प्रॉफिट नजर आ जाएगा। तो समझ में आ रही है बात। उसके बाद लास्ट हमारे 2 चैप्टर बच जाते हैं, बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये दोनों हमारे फ्यूचर प्रेडिक्शन के ऊपर चैप्टर हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। लेट सपोज आपको अगले मंथ में 1000 शर्ट बनानी है, तो 1000 शर्ट के लिए आपकी मटेरियल कॉस्ट कितनी लगेगी, लेबर की कॉस्ट कितनी लगेगी, ओवरहेड्स कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको तय करनी है। तो इन सबको लेके एक स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड कर देगा हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको बता देगा कि नेक्स्ट मंथ में जब आप 1000 शर्ट बनाओगे तो उस शर्ट बनाने के प्रोसेस में आपका इतना मटेरियल यूज होगा, इतना लेबर यूज होगा और इतना आपका ओवरहेड यूज होगा। इतने आपके मटेरियल की कॉस्ट लगेगी, इतनी आपकी लेबर की कॉस्ट लगेगी, इतना आपका ओवरहेड की कॉस्ट लगेगी। एक स्टैंडर्ड कॉस्ट तय कर देगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा एस्टिमेशन के ऊपर बेस्ड है। ये सिर्फ एक एस्टिमेशन है। जब नेक्स्ट मंथ एक्चुअल में आप 1000 शर्ट बनाओगे तो हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए। जितना स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने तय करा है कि इतना मटेरियल लगेगा, इतना लेबर लगेगा, इतना ओवरहेड लगेगा, उससे कुछ अलग बात हो जाए, मटेरियल कुछ ज़्यादा लग जाए, कुछ कम लग जाए, लेबर कुछ ज़्यादा लग जाए, कुछ कम लग जाए, तो एक्चुअल कुछ और हो सकता है, स्टैंडर्ड कुछ और हो सकता है। तो जब एक्चुअल प्रोडक्शन होगी उसके बाद ही तय होगा कि स्टैंडर्ड एक्चुअल से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें सिर्फ एक स्टैंडर्ड तय कर देता है कि आखिर आपकी 1000 शर्ट बनाने में इतनी कॉस्ट लगने वाली है, 10,000 शर्ट बनाने में इतनी कॉस्ट लगने वाली है। एक स्टैंडर्ड कॉस्ट तय कर देता है, जबकि एक्चुअल कॉस्ट जो है उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। तो जो भी डिफरेंस आता है एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में, उसको बोलते हैं वेरिएंसेस। डिफरेंस को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, वेरिएंसेस। तो ये तो बात होती है पर्टिकुलर शर्ट के ऊपर। लेट सपोज आप शर्ट बना रहे हो तो उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होगी, आप पैंट बना रहे हो उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होगी, आप टी शर्ट्स बना रहे हो उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होगी। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस रखता है, जबकि जो बजटरी कंट्रोल का चैप्टर है वो आपके पूरे ओवरऑल बिजनेस के ऊपर फोकस करता है कि आपका ओवरऑल बिजनेस कैसे काम करेगा। ये भी फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहा है कि अगले महीने इतनी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, इतनी आपकी मार्केटिंग कॉस्ट होगी। यहाँ पर जो है बजट बनाते हैं, जिस तरीके से हम अपने घर में बजट बनाते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर हम सेल्स का बजट बनाते हैं, प्रोडक्शन का बजट बनाते हैं, मार्केटिंग का बजट बनाते हैं, कैश बजट बनाते हैं, अलग अलग तरीके के बजट बनाए जाते हैं। तो ये बात करता है ओवरऑल बिजनेस की। ये एक थोड़ा सा वाइडर टर्म में बात कर रहा है, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बिल्कुल स्पेसिफिक होकर बात कर रहा है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है। दोनों फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे टोटल 16 चैप्टर जिसको हम पढ़ते हैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर। तो ये हमने सभी चैप्टर्स का एक ओवरऑल आइडिया ले लिया। बाकी अगर मैं बात करूं आपके स्पेसिफिक कॉलेज की, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हर स्टूडेंट के सिलेबस में 16 के 16 चैप्टर हो। हर स्टूडेंट के सिलेबस के अंदर इन 16 में से कोई 7-8 चैप्टर होंगे या 8-9 चैप्टर होंगे, इससे ज़्यादा चैप्टर नहीं हो सकते। अगर मैं कॉमन चैप्टर की बात करूँ और थ्योरी और प्रैक्टिकल चैप्टर की बात करूँ, तो फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है, ये सभी के सिलेबस में होता है। सेकंड चैप्टर आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसके अंदर से थ्योरी भी आती है, प्रैक्टिकल दोनों आता है, लेकिन मेनली आपका प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर भी आपका प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है, ये भी आपका कॉमन चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर भी आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है।
और ये भी कॉमन चैप्टर है। उसके बाद 5th चैप्टर आपका बिल्कुल प्रैक्टिकल चैप्टर है, ये भी कॉमन चैप्टर है, सभी के उसमें आता है। 6th चैप्टर भी आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है, ये किसी को उसमें आता है, किसी को उसमें नहीं आता। तो 6th और 7th चैप्टर ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 8th चैप्टर आपका बिल्कुल प्रैक्टिकल चैप्टर है, लेकिन ये कई बार कई कॉलेजेस के अंदर होता है, कई कॉलेजेस के अंदर नहीं होता। 9th चैप्टर भी आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसके अंदर से थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाता है, ऐसा नहीं है, थ्योरी किसी भी चैप्टर से आ सकती है, लेकिन मेनली जो फोकस होता है इन चैप्टर्स का वो प्रैक्टिकल के ऊपर होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर होता है। जिन चैप्टर को मैं प्रैक्टिकल चैप्टर बोल रहा हूँ, चैप्टर से बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं 15-15 नंबर के। तो 9th चैप्टर भी सभी के सिलेबस में होता है। 10th चैप्टर कई बार किसी को उसमें होता है, किसी को उसमें नहीं होता। उसके बाद बात करूँ 11th चैप्टर की, तो 11th चैप्टर भी सभी के सिलेबस में होता है, ये भी बिल्कुल प्रैक्टिकल चैप्टर है। 12th चैप्टर भी कई बार किसी को उसमें होता है, किसी को उसमें नहीं होता। 13th चैप्टर का भी सेम हिसाब किताब है। 14th चैप्टर सभी के उसमें होता है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सभी के सिलेबस में होता है। 15 और 16 चैप्टर भी कभी किसी को उसमें होते हैं, किसी को उसमें नहीं होते। तो ये आपको अपने स्पेसिफिक कॉलेज के हिसाब से देखना होगा। तो मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर लिया, बता दिया आपको कौन से चैप्टर से प्रैक्टिकल आता है, कौन से चैप्टर से थ्योरी आता है। अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूं तो पहले 4 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका 40% पेपर तो इन्हीं में से बन जाएगा। तो पहले 4 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद अगर आपके सिलेबस में प्रोसेस कॉस्टिंग है तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉस्ट शीट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनसे क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।